Hello, Ram Ram, Assalamu alaikum, Namaskar. This is Dr. Om Bisnoy. Basically, I'm from Sancho district, Jalore. Recently, in this June exam, I cleared the FMG June 2021 with 172 marks. So आज मैं यहाँ आपको ये चीज़ बताने के लिए, क्योंकि मुझसे कई लोगों ने ये पूछा है कि बाहर जाने के लिए MBBS कहाँ से करें, क्या करें, यहाँ से इंडिया से जैसे जो कोई भी कर रहे हैं। सो इन दोनों में क्या है आजकल के मतलब मार्केट के अंदर क्या न्यूज़ चल रही है, कौन से एजेंट है वो क्या कर रहे हैं, ये सारी चीज़ें मैं आपको पूरी डिटेल में समझाने के लिए बैठा हूँ, क्योंकि मैं खुद ही अब्रॉड से करके आया हूँ। और क्योंकि MBBS से जुड़ी जितनी भी अभी भ्रांति और क्रांति की जो भी हकीकत है वो चीज़ मैं आपको बताऊँगा। सो सबसे पहले मैं शुरू करूँ, मैं सांचो डिस्ट्रिक्ट जालोर से हूँ। मैंने अपनी स्कूल की लाइफ वहीं से की थी, और जब एक बार स्कूल की लाइफ मेरी हो गई थी उसके बाद मैंने कोटा भी था 11th-12th में साथ में। सो तो मैंने तैयारी की थी, तो उस टाइम खुद को पता होता कि क्या होगा, कब कैसा रहेगा, तो खुद की नॉलेज हो जाती कम से कम खुद के साथ। तो अगर झूठ ना बोले हम तो हमें पता होता कि हमें आगे और कितना टाइम लग जाएगा। तो इसीलिए मैंने एब्रॉड का ही मिशन चुना था कि शायद अगर एब्रॉड में हो जाए तो वो सही है। और अगर इंडिया में भी ट्राई की थी, अगर इंडिया में कहीं हो जाए तो उसके लिए हर जगह और पता किया था, जो भी प्राइवेट कॉलेज हैं यहाँ के और जो भी है सेमी गवर्नमेंट है कॉलेज, सर हर जगह पता किया था। तो आजकल के जितने भी जो पेरेंट्स हैं उनमें सबसे बड़ी प्रॉब्लम आ रही है, सबसे बड़े मिसगाइड कर रहे हैं बीच में एजेंट जो हैं, जो इंडिया के एजेंट हैं वो, क्योंकि अभी नेक्स्ट लग जाएगा 2023 से। तो उसमें क्या होगा, उसमें जो इंडिया से कर रहे हैं, चाहे वो सेमी गवर्नमेंट से हो, प्राइवेट से हो, गवर्नमेंट से हो, और एब्रॉड से जो करके आ रहे हैं, इन सब के लिए भी आपको देना पड़ेगा नेक्स्ट का एग्ज़ाम। सो जो इंडिया से प्राइवेट कॉलेज की यहाँ फ़ीस बहुत हाई है। प्राइवेट कॉलेज की फ़ीस अगर यहाँ की देखी जाए 45 लाख टू 1 करोड़, और अभी अगर रिसेंटली 2021 का डाटा देखें तो 1 करोड़ प्लस है, क्योंकि अभी सब ये डर था कि बाहर से आने वालों के लिए परसेंटेज कम है, ये है वो, ये सारी चीज़ें बकवास चीज़ें जो एक दूसरे एजेंट मिसगाइड करते रहते हैं। तो आपको मैं ये अपनी जर्नी थी उसकी भी बताऊंगा। उससे पहले मैं बता दूं कि मेरी जर्नी कैसे स्टार्ट हुई थी। सो जैसे ही नीट का रिज़ल्ट आ गया तो मुझे लग गया था कि यहाँ से अभी होने में टाइम लगेगा। तो उसके बाद मेरे पिताजी ने हर जगह ये ट्राई की थी कि कहाँ से, इंडिया में भी पता किया, साउथ में कई कॉलेज है वहाँ से किया, लेकिन हर जगह यहाँ पहले डोनेशन ज़्यादा मांग रहे थे कि इतना पहले हमें डोनेशन दो, उसके बाद आपको हर साल की इतनी फ़ीस है। तो एक मिडिल क्लास फैमिली के लिए ये काफ़ी हाई था। सो फिर एब्रॉड का पता किया, तो एब्रॉड में आप करके आ सकते हो 20 to 25 और 25 to 27 मैक्सिमम। 25 लाख में आप हर चीज़ इंक्लूड मान के भी करके आ सकते हो। सो सबसे पहले मुझे एजेंट मिले थे कुछ जो चाइना में एडमिशन करवा रहे थे, फिलीपींस में करवा रहे थे। सो वहाँ जाने के लिए पापा ने बोला था कि चाइना का पता नहीं, लेकिन फिर भी एक ट्राई कर लेते हैं। तो जैसे ही चाइना का पता किया तो चाइना की एक जगह एक यूनिवर्सिटी का इन्विटेशन लेटर भी आ गया था। तो इन्विटेशन लेटर आ गया था, लेकिन वो एजेंट की गलती की वजह से या फिर यूनिवर्सिटी की गलती की वजह से, किसकी वजह से क्या हुआ था वो नहीं पता, लेकिन कुछ महीने बीत गए, लगभग 1.5 से 2 महीने बीत गए, लेकिन जाना ही नहीं हो पा रहा था। फिर हमें पता चला कि हमारे साथ वो फ्रॉड हो चुका है। तो उसके बाद में पापा के एक फ्रेंड हैं, उन्होंने ये बताया कि मेडिको इंटरनेशनल एक जोधपुर में डॉक्टर सबा शरीफ हैं, उनकी एक कंसल्टेंसी है, तो वो कजाकिस्तान में बच्चे भेजते हैं। तो पापा मिले उनसे, और उनसे मिल के एक ही बात कही कि देखिए सर, अगर आपको पैसे लेने हैं तो आप मांग के ले लीजिएगा, लेकिन हमारे साथ कुछ फ्रॉड मत करिएगा, क्योंकि हमारा टाइम वेस्ट हो चुका है और ये कम से कम साल ना ख़राब हो जाए। तो इसके लिए उनसे बात करके उनसे डॉक्यूमेंट दे के आ गए थे पापा उनको, डॉक्टर सबा शरीफ को। और जब उनको डॉक्यूमेंट दे के आए थे तो विदिन 7 डेज़ इन्विटेशन लेटर आ गया था, जो कि हमें लगा था चलो इतने जल्दी आया तो हो सकता है फ्रॉड हो, ये भी कुछ कंप्यूटराइज बना के दिया हो। लेकिन उसके 1-2 दिन बाद में उन्होंने बोल दिया था कि आपकी 13 नवंबर की टिकट है। 13 नवंबर 2014 ही था। सो उस टाइम
जब टिकट आ गई तो हमें लगा कि शायद अभी कंफर्मेशन हो गया है तो अभी हम जा सके। हमारी टिकट हो गई। उन्होंने सबा शरीफ ने मंडोर एक्सप्रेस का, आज भी याद है, मंडोर एक्सप्रेस की जोधपुर से निकलती ट्रेन, उसमें हमारी टिकट करवाई थी और वो हम यहाँ से लेके चले गए थे। तो इसके अलावा मैं आपको एक और बात बताऊँ कि यहाँ जो भी पेरेंट्स है बच्चों को एब्रॉड भेजते हैं, उन्हें ये डाउट रहता है कि एब्रॉड में उनको लैंग्वेज बैरियर आएगा। तो ये मैं बताऊँ, उनको लैंग्वेज बैरियर नहीं आता। लैंग्वेज बैरियर में सिर्फ क्योंकि मेडिको टर्मिनोलॉजी होती है वो ऑल ओवर वर्ल्ड हर जगह सेम पढ़ाई जाती है। क्योंकि अगर एनाटॉमी इंडिया में पढ़ाए तो भी सेम चीज़ें पढ़ाएंगे, जर्मनी में पढ़ाएं तो भी एनाटॉमी में वही पढ़ाएंगे, यूएस यूके कनाडा कहीं भी चले जाओ, जो एनाटॉमी में जो चीज़ पढ़ानी होती है वो वही पढ़ाते हैं। जो सिलेबस वही होता है, बस एक्सेंट थोड़ा बहुत चेंज होता है, लेकिन सिलेबस में कोई चेंजेस नहीं होता है। इसलिए और लैंग्वेज की बात रही बाहर, तो उनके साथ साथ में जैसे कई यूनिवर्सिटी ऐसी होती है जिनके पहले साल की पूरी लैंग्वेज कोर्स सिखाते हैं, और कुछ ऐसी यूनिवर्सिटी होती है जैसे हमारी यूनिवर्सिटी थी तो उसमें एक क्लास लैंग्वेज की लगाते हैं। जैसे कजाकिस्तान है तो कजाकिस्तान में कजाक लैंग्वेज और रशियन लैंग्वेज, दो लैंग्वेज चलती है। तो कजाक लैंग्वेज में एक क्लास लगा लेंगे और एक रशियन की एक क्लास लगा लेते हैं। जैसे एक दिन में 3 क्लासें, 5 क्लासें, कहीं 7 क्लासें लगती है, तो या फिर 2 क्लासें, एक लेक्चर ऐसा लग जाएगा। तो उनमें से 1 घंटे की, 2 घंटे की रशियन क्लास लगी, 1-2 घंटे की कजाक की क्लास लगी, ऐसी क्लासें लग जाती थी। और उसके बाद बात करते हैं वहाँ जाने के प्रोसीजर की। तो जाते के लिए मैं बताऊं कि अभी अगर मैं न्यू सिनेरियो बताऊं 2021 का, तो आपको वहाँ से यहाँ से जाने के लिए क्या क्या प्रॉब्लम फेस करनी पड़ सकती है, यहाँ से जाने के बाद क्या क्या प्रॉब्लम फेस करनी पड़ सकती है, और वहाँ से आने के बाद क्या क्या प्रॉब्लम हो सकती है, इन चीज़ों के बारे में मैंने कुछ लिखे थे, ताकि मुझे कई लोगों ने पूछा था कि हमें जाने के लिए क्या प्रोसीजर होगा, वहाँ क्या क्या हो सकता है, क्या प्रॉब्लम आ सकती है, और वहाँ से आने के बाद, इंडिया में आने के बाद जो एग्ज़ाम होता है उसके लिए प्रिपरेशन के लिए कहाँ से क्या करें। तो ये सारी चीज़ें मैंने कहा एक ही वीडियो में एक ही साथ में बना के आप सभी को प्रोवाइड करवा देते हैं, क्योंकि इसमें जो से डायरेक्टली कांटेक्ट नहीं कर पाते हैं उनके लिए यूट्यूब के ऊपर मिल जाएगा, इंस्टाग्राम पे मिल जाएगा, हर जगह ये चीज़ मिल जाती है। तो जैसे सबा शरीफ जी में हमें यहाँ से मेट्रो में, उसमें ट्रेन में बिठा के मंडौर में दिल्ली ले गए। और जब मैं फर्स्ट टाइम डॉक्टर सबा शरीफ से मिला था तो मुझे ये चीज़ लगा था कि पापा ने बोला था, क्योंकि सारे एजेंट थे वो हाई फाई रहते हैं, स्टूडेंटों से ज़्यादा इंटरेक्शन नहीं करते हैं, मुझे लगा कि डॉक्टर सबा शरीफ में वो भी वैसे ही होंगे। तो मैं अपने मन में था कि चलो ठीक है, सर आएंगे, उनके साथ बैठ के चले जाएंगे। लेकिन वो आए, बस आके मस्ती मजाक में, हमें लगा ही नहीं काफ़ी देर तक कि वो एजेंट है। फिर जब उनके साथ में आए थे, अच्छा यही हैं डॉक्टर सबा शरीफ, बिल्कुल फ्रेंडली नेचर के, और आई नेवर मीट ए सच ए काइंड पर्सन लाइक डॉक्टर सबा शरीफ। सो उनके बाद वो हमें, हमारे जो ग्रुप था लगभग उस टाइम हम 25 बच्चे गए थे। तो हमारे साथ में जो अभी हैं वो कुछ, जैसे मैं अभी इंटर्न कर रहा हूँ दिल्ली से, तो कई इंटर्न यहाँ जयपुर से कर रहे हैं, कई जोधपुर से कर रहे हैं। सो हमारा जो बेस था वो सारा ही निकल गया है। और उसी टाइम जैसे यहाँ से हमें लगा कि फ़्लाइट में पहुँचा देंगे, आगे कोई रिसीव करेगा, लेकिन नहीं, वो हमारे साथ चले थे यहाँ से। तो यहाँ से फ़्लाइट थी हमारी अलमाटी के लिए, और अलमाटी से उसके मानो उसके बाद वो बस है, बस में बिठा के लेके गए थे आगे हमें। जैसे ही वहाँ पहुँचे, वहाँ पहुँचने के बाद उन्होंने सारा कुछ एडमिनिस्ट्रेशन वर्क जितना भी था वो खुद से किया था। खुद से हमारे लिए इनविटेशन लेटर जो यहाँ आए थे वो काम उन्होंने करवाए थे, डॉक्यूमेंटेशन का काम उन्होंने खुद ने करवाया था, पोस्टल उन्होंने करवाया, वीज़ा उन्होंने लगवाया, यहाँ से जो भी प्री पोस्ट लोडिंग होगी, फिर वहाँ जाके पहुँचने के बाद जितना भी काम है, खाना पीना सब कुछ। और मैं बताऊं कि मैं एक प्योर वेजिटेरियन हूँ, मैं बिश्नोई कास्ट का हूँ, जो हम नॉनवेज नहीं खाते हैं, और मैं वहाँ भी नहीं खाना खाता हूँ जहाँ नॉनवेज बनता हो। सो जो मार्केट के अंदर ये जो लोगों ने मिसगाइड करके, कई एजेंटों ने मिसगाइड करके ये बातें बना रखी हैं कि जैसे कजाकिस्तान है, किर्गिस्तान है, तजाकिस्तान वगैरह, तो उनमें कि ये कि सारी के मुस्लिम कंट्री आए या वहाँ ऐसे लोग होते हैं, पूरा नॉन वेज होता है, ऐसा कुछ नहीं होता है। मैं प्योर वेजिटेरियन हूँ और मैं वहाँ सर्वाइव करके आया हूँ, हर चीज़ मिलती है, बस एक्सक्यूज़ देने के लिए जो होते हैं, जिनको खाना ही होता है, वो एक्सक्यूज़ देते हैं कि वहाँ मिलता नहीं है, वो खाना शुरू कर देते हैं।
अगर मैं प्योर वेजिटेरियन हूँ और मैंने खुद ने खाना बनाया था पूरे 5 साल ही, क्योंकि मैं बाहर भी खाता नहीं था कुछ, तो खुद ही बनाता था खाना। तो इसी तरह जो उन्होंने सारा डॉक्टर शहबाज शरीफ ने हॉस्टल के अंदर जाते ही हमें रात में रूम प्रोवाइड करवा दिए थे हैंड टू हैंड। दूसरे दिन यूनिवर्सिटी लेके गए, वहाँ सारा डॉक्यूमेंटेशन का काम करवाया। फिर हमारे लिए मेडिकल चेकअप किया गया। मेडिकल चेकअप के बाद हमारा मेडिकल इंश्योरेंस करवाया गया, और उसके बाद में हमें एक जो फ्रेंड वो हमारे साथ हमें सिटी एक्सप्लोरेशन करवाने के लिए गए। पूरी सिटी दिखाई कैसी क्या सिटी है। और वहाँ जाते जैसे हम ओस्केमान से सेमी के लिए निकल रहे थे, वहाँ से 5 घंटे का रन था बस में, तो हमें सिम बस में दे दी थी कि अभी आप ये सिम लगा लो और आपका नेटवर्क यहीं आ जाएगा, और फिर आप अपने अपने घर से बात कर लो कि हम यहाँ तक पहुँच गए हैं। तो ये चीज़ बहुत अच्छी लगी थी कि उन्हें ये भी चिंता है कि इनके पीछे जो पेरेंट्स हैं वो भी टेंशन कर रहे होंगे कि ये कब पहुँचेंगे, कब क्या कैसे रहेंगे, सेफली पहुँचेंगे नहीं पहुँचे। तो इस चीज़ का भी उन्होंने काफ़ी अच्छा ख्याल रखा था। इसके बाद मैं अगर आपको कजाकिस्तान की बात करूं, तो कजाकिस्तान वर्ल्ड की 9th बिगेस्ट कंट्री है, और पॉपुलेशन में बहुत डिफरेंस है। पॉपुलेशन वहाँ की अप्रोक्स 2 करोड़ ही है। सो जितनी बड़ी कंट्री है इतनी मतलब दूर दूर वो रह रहे हैं, लेकिन इसकी कुछ जो बिग सिटीज़ हैं जैसे अलमाटी, अस्ताना जो अभी नया नाम हो के नूर सुल्तान हो गया है, और शिमकेंट, कारागंदा जो आपने कहीं देखे होंगे, कारागंदा में भी यूनिवर्सिटी है, कारागंदा में भी डॉक्टर शहबाज शरीफ, अलमाटी में, अस्ताना में, हर जगह भी एडमिशन करवाते हैं। लेकिन उन्हें हमारे लिए बेस्ट जो जैसे पापा ने बताया था कि हमें ऐसा नेचर, ऐसा नया वहाँ चाहिए, तो उसी टाइप में उन्होंने हमें इसीलिए वो हमें सेमी में लेके गए थे। बाकी शहबाज शरीफ जी अक्टूबर में खुद पूरा हैंडल करते हैं, और सारी यूनिवर्सिटी में जितनी जगह भी वो एडमिशन करवाते हैं वहाँ से वो डायरेक्ट लिंक्ड है, डायरेक्ट टाइल्स हैं उनके भाई। सो हमें जब तक हम हॉस्टल के अंदर नहीं पहुँच गए, जब तक यूनिवर्सिटी में नहीं पहुँच गए थे, तब तक हमें ये डर था कि शायद कुछ फ्रॉड हो, शायद ऐसे ही घुमाने ले जाएगा कि आपका हुआ नहीं। क्योंकि ये भी कई जगह से हुआ था कि एजेंट यहाँ से लेके चले गए थे, लेकिन फिर यूनिवर्सिटी के अंदर नहीं था। लेकिन सेमी स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी से मैं पास आउट हूँ। सेमी स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी WHO रिकॉग्नाइज भी है, NMC लिस्टेड है, और MCA के अंदर अप्रूवल उसकी मिली हुई थी। इसीलिए हमें वो वहाँ लेके गए थे ताकि आपको आगे फ्यूचर में भी कोई प्रॉब्लम ना आए। सो मेरी जर्नी स्टार्ट वहीं से हुई थी। तो जैसे हॉस्टल के अंदर उन्होंने हमें रूम अलाउड करवाए, खाने के लिए भी रात में हमारे लिए खाना की व्यवस्था करवाई गई। तो सर को जैसे यहाँ पता चल गया था कि बिश्नोई, तो काफ़ी बिश्नोई पहले के भी वहाँ थे, हमारे सीनियर थे ये। तो शहबाज शरीफ ने प्योर वेज का खाने के लिए भी वहाँ हमारे लिए था कि प्योर वेज आपके लिए खाना अलग से है, जहाँ नॉन वेज बना हुआ नहीं है वहाँ हमारे लिए खाना रखवाया था। तो ये चीज़ें उनकी हमें नेचर वाइज बहुत अच्छी लगी थी। इसके बाद मैं अगर वहाँ की प्रोसीजर बताऊँ कैसे क्या स्टडी होती है, तो स्टडी में सेमी स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी में जैसे फर्स्ट डे से हमारी जैसे क्लासेस स्टार्ट हुई थी, तो वहाँ का प्रोसीजर ऐसा था कि आपका ग्रुप बनाया जाएगा। एक ग्रुप के अंदर जैसे 12 जने थे हम, तो एक ग्रुप में कईयों में 12 थे, कईयों में 10 थे। तो हमारे ग्रुप में हम पहले 12 स्टूडेंट थे। तो 12 स्टूडेंटों के ऊपर उनकी एक टीचर उनकी निगरानी के लिए रखते हैं, उनको वो ट्यूटर देते हैं जैसे। तो वो ट्यूटर हमारी डॉक्टर अकबोता मैम थी। सो अकबोता मैम बहुत ज़्यादा हेल्पफुल नेचर की मैम थी, जो हमारे फर्स्ट ईयर में ट्यूटर रही है। उन मैम ने हमें हर काम वहाँ का, जितने भी, अगर आपके कहीं भी स्वेटर चाहिए, मैम को बोले मैम अच्छा स्वेटर चाहिए, ठंड ज़्यादा लग रही है, या वैक्सीनेशन करवाने जाना है, बुखार आ गया है, छोटे से छोटी हेल्प के लिए, अगर आपको जूते लेने भी जाना है तो भी मैम ने हेल्प की थी हमारी अकबोता मैम ने। तो यहाँ तक इंडिया में थे, तो यहाँ इंडिया में जैसे लेक्चर हॉल हो गया, उससे पहले जितनी भी क्लासेस देखी, उनको ये नहीं रहता कि हाँ भाई पूरे स्टूडेंट अगर जैसे मॉनिटर हो, तो वैसे एक ग्रुप मॉनिटर भी बन गया, एक मैम हो गई एक ग्रुप के ऊपर। तो वो उस ग्रुप का पूरा ध्यान रखती थी कौन कब क्लास जाता है, कौन कब क्लास नहीं जाता है, जो क्लास गए हैं वो कब गए हैं, जो क्लास नहीं गए हैं वो क्यों नहीं गए हैं। तो ये चीज़ें भी वो ध्यान रखती है मैम भी पूरा। और जो अगर सुबह मॉर्निंग में किसी ने क्लास मिस की है, तो उनके पास जो दूसरी ट्यूटर होती थी वो बोल देती थी कि आपका ये बच्चा अपसेंट है। तो ये चीज़ें वहाँ ठीक थी कि चलो कम से कम एज ए पेरेंट्स को टीचर हैं जो एज ए पेरेंट्स हमारे ध्यान रख रहा है। जैसे घर का माहौल है वैसे ही हॉस्टल का माहौल था, क्योंकि हॉस्टल के अंदर उस टाइम लगभग हम 700 इंडियंस थे और कुछ पाकिस्तानी हमारे दोस्त थे।
और जो पूरी कंट्री है वो बिल्कुल क्राइमलेस कंट्री कजाकिस्तान है वो। बाकी अगर ये देखा जाए कि यूनिवर्सिटी के अंदर के लोग वहाँ से करके आते हैं कि इनका रिजल्ट कम क्यों रहता है। यूनिवर्सिटी अपनी तैयारी अच्छी करवाती है। उनका पैटर्न, जैसे सेमी का पैटर्न मैं आपको बताऊं, हमारी क्लास होती थी तो क्लास में जाते ही सबसे पहले वो टेस्ट लेते थे। टेस्ट इसलिए लेते थे कि आपको हमें टॉपिक प्रोवाइड करवा देते थे ग्रुप में कि आपके अगले दिनों तक ये चलेंगे टॉपिक, मतलब पूरे अप्रोक्स एक सेमेस्टर का पूरा ही बता देते कि इस सेमेस्टर में ये क्लासें हैं, इस डेट से इस डेट तक आपको ये क्लास लगेगी, इतने बजे से इतने बजे तक ये एग्ज़ाम होंगे, ये सारा कुछ प्री बता देते थे। तो क्लास में जैसे हमें पता होता था कि आज कोई भी टॉपिक है, कोई फार्मा का जैसे टॉपिक हो गया, तो उस फार्मा का टॉपिक क्लास में जाती सबसे पहले से उसका टेस्ट लेती मैं, उसके बाद में उनके ओरल लेती, उसके बाद में वो चीज़ें समझाती कि जो चीज़ें आप पढ़ के आए हो उसमें और वो मैम पढ़ा रही है उसमें क्या क्या डिफरेंस है। ये सारी चीज़ मैम ने, ये सारा का सारा प्रोसेस ऐसे ही चलता है वहाँ। इसके बाद में हर क्लास के नंबर जुड़ते हैं। नंबर जुड़े, जैसे आज की क्लास में 100 में से आपके 70 नंबर आए, 80 नंबर आए, 50 आए, 40 आए, जितने भी आए, अगर आपके 9 क्लासें हैं और 9 क्लासों का एवरेज अगर आपका अगर 50% नहीं है, इसका मतलब आप नहीं पढ़ रहे हो, क्लासेस सही से नहीं ढंग से ले रहे हो, तो ये सारे नंबर आप ऑनलाइन घर बैठे देख सकते हैं आपके पेरेंट्स में। तो ये चीज़ अच्छी होती है कि आपके पेरेंट्स आपके ऊपर घर बैठे भी निगरानी रख सकते हैं कि क्लास कब गए, उसकी परसेंट एब्सेंट भी उसमें दिखती रहती है, उसके सारे नंबर क्लास वाइज के वो सारे दिखते रहते हैं कि आज की क्लास में कितने नंबर आए, कितनी क्लास थी, कितने लेक्चर थे, फिजिकल एजुकेशन वगैरह फिजिकल भी कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं, ये सारी चीज़ें देखते हैं वो, और सारी चीज़ें आपके पेरेंट्स घर पे बैठे भी ये चीज़ें देख सकते हैं। बाकी बात रही उसके बाद में इनके टेस्ट की, एग्ज़ाम हो गया, एग्ज़ाम के बाद में इसके अलावा सिटी में भी, तो सिटी में अलग अलग हॉस्पिटल में आपकी जैसे प्रैक्टिस होती है, तो उसके उन्होंने सारे डिपार्टमेंट के वाइज से हॉस्पिटल ही अलग अलग है, वो पूरी अलग अलग सिटी के हर कोने में हॉस्पिटल की तरह भागना पड़ता है। जैसे इस क्लास ये क्लास यहाँ से वहाँ चले गया, तो वहाँ 5 साल तक जैसे कोर्स था। हमारे कोर्स के टाइम 3rd ईयर में जब मैं था उस टाइम आया था प्रीप्लेटर, उस टाइम मैंने प्रीप्लेटर से तैयारी स्टार्ट कर दी थी। लेकिन उसके बाद जितनी भी अभी पता था कि वैकेशन में आप जब भी आओ, तो कई स्टूडेंट हमारे सीनियर थे उन्होंने कोचिंग की थी। सो जब मैं करके आ गया था तो मैंने घर पे तैयारी की थी प्रीप्लेटर से, क्योंकि मैंने कर रखी थी पूरी प्रीप्लेटर के 19 सब्जेक्ट वहीं से कर लिए थे, तो इसलिए मैंने घर से तैयारी की थी। लेकिन घर से तैयारी करने के बाद जब मैं इंटर्न करने दिल्ली पहुंचा, तो उस टाइम में मेरे कई जूनियर्स थे और कई साथ के थे जो कुछ नंबर से रह गए। उन्होंने कहा था हमारी तैयारी में कमी कहाँ रह गई, तो उनकी कमी ढूंढने के लिए मैंने जब पता किया कि कौन कौन सी कोचिंग है, तो मैंने खुद ने जाके कई कोचिंगों का निरीक्षण किया कि कहाँ कौन सी फैकल्टी है, कौन सी अच्छी फैकल्टी है और कितनी वो जैसे क्या क्या तैयारी करवा रहे हैं। तो उस टाइम मैं 2-4 कोचिंग में जाने के बाद फिर मैं मिला DPJ में डॉक्टर जसवंत जी यादव सर से, वो राजस्थान अलवर से ही हैं। तो उन सर का मुझे इतना फ्रेंकली नेचर लगा कि वो जब बात कर रहे थे, जैसे डॉक्टर सबा शरीफ है मेडिको इंटरनेशनल कंसल्टेंसी के, तो जैसे जो हमारे एजेंट थे हमें लेके गए थे, जो जैसा उनका नेचर था, उनका नेचर मुझे अच्छा लगा था। वैसे ही डॉक्टर जसवंत जी यादव सर हैं, उनका नेचर ही बहुत फ्रेंकली, बिल्कुल मज़े से बैठे हैं, आओ भाई आओ, आओ डॉक्टर साहब आओ, बिल्कुल आराम से मस्त मज़े से बातें करते हैं। और उनके नेचर की वजह से मुझे लगा था मैं तो चलो कोई तो अपना, क्योंकि दिल्ली में रहते हुए अगर लगेगा आपका कोई राजस्थानी भाई है आपका, तो वो बिल्कुल ऐसे लगेगा कि हाँ बड़े भाई जैसे हैं। तो ये नहीं होता कि राजस्थान के हैं वहाँ के, लेकिन एक बॉन्ड बनता है उनसे कि हाँ चलो कोई अपने हैं, चलो इनसे मिलजुल के अच्छी बात कर सकते हैं और सच्चाई पता कर सकते हैं। तो उसके बाद DPJ में मैंने कुछ दिन तक ध्यान दिया कि कौन सी फैकल्टी है, कितनी तैयारी करवाते हैं, क्या क्या प्रोसीजर होता है इनका तैयारी का, इनका पुराना रिजल्ट कितना रहा, ये सब करने के बाद में फिर मैं DPGI में ही ज्वाइन हो गया और एज ए एकेडमिक डायरेक्टर दिल्ली का, मैं अभी DPGI एज ए एकेडमिक डायरेक्टर वहाँ पोस्टेड हूँ और उसके बाद मेरे साथ में इंटर्न चली रही। तो एज एकेडमिक डायरेक्टर मैंने ये चीज़ें नोटिस की थी कि स्टूडेंटों का फीडबैक कितना अच्छा आता है। तो इनके रिजल्ट में पिछली बार में 200 प्लस के 18 बच्चे थे, जिनके 231 हाईएस्ट नंबर हैं, 202, 206, 216, 229, 231, ये सारे नंबर। और इन चीज़ों से पता चलता है कि हाँ इन्होंने रियल में कितनी मेहनत करवाई है। अभी के सेशन में अप्रोक्स 200 प्लस दिल्ली ब्रांच में है
और पिछले सेशन का अच्छा रिजल्ट रहा था, इसलिए एक नई ब्रांच DPGI जयपुर में भी खोली है, जो डॉक्टर मुकेश जी गुर्जर हैं वो यहाँ हैंडल कर रहे हैं, और उनके साथ में हैं डॉक्टर जागर सर और डॉक्टर OB जी। तो ये सब यहाँ DPGI जयपुर में देख रहे हैं। DPGI जिनको ये लग रहा है कि हाँ कहीं से कुछ भी तैयारी करने में उनको कमी रही है, तो DPGI ये सारी चीज़ें ऐसी प्रोवाइड करवाती हैं कि वो जैसे 19 सब्जेक्ट हैं, तो 19 सब्जेक्ट शुरू के पूरे करवाती हैं बेस्ट फैकल्टी से। जैसे एनाटॉमी, बायोकेमिस्ट्री डॉक्टर आजम सर से करवाई थी, मेडिसिन अभी चल ही रही है, जैसे अभी की डेट देखें तो मेडिसिन और पैथोलॉजी डॉक्टर अमन सेठिया सर से करवाई थी। टॉप क्लास जो भी फैकल्टी है, ओब्स गाइनो डॉक्टर प्रसन्न सर ने करवा रखी है। उसके अलावा हाँ बाकी जैसे सब्जेक्ट हैं, तो जितने भी बेस्ट फैकल्टी है ढूंढ के, राजेंद्र महेंद्रन सर सर्जरी शिक्षक के, उन्होंने DPGI दिल्ली के अंदर सर्जरी करवाई है। डॉक्टर प्रीतेश सर सर्जरी के, उन्होंने DPGI जयपुर में करवाई है। तो जयपुर का भी जो बैच चल रहा है, उस बैच में भी अप्रोक्स 100 बच्चे हो चुके हैं। और इनके जब मैं खुद DPGI जयपुर में देखने गया था बैच, तो उसमें आज जितने भी टीचर वहाँ से पढ़ा के आ रहे हैं वो उन्होंने उन्हीं का फीडबैक ये है कि आपके 200 प्लस के क्लास में कई बच्चे हैं, क्योंकि उनकी तैयारी है। सिर्फ हम ये नहीं कह रहे हैं कि DPGI तैयारी करवा रहा है या फिर सिर्फ टीचर तैयारी करवा रहा है, नहीं, स्टूडेंट भी अपनी मेहनत खूब कर रहे हैं। बाकी जितने टीचर हैं वो टीचर भी अपनी मेहनत करने में कोई कसर नहीं छोड़ रहे हैं। इसके अलावा सबसे पहले जैसे इनकी 19 सब्जेक्ट ये पूरे करवाते हैं। 19 सब्जेक्ट के बाद में 19 सब्जेक्ट जैसे एक सब्जेक्ट हो गया, एक सब्जेक्ट के होते ही उसके साथ में उसका टेस्ट हुआ। जैसे फिजियोलॉजी हुई, फिजियोलॉजी की 5 दिन की क्लास थी, फिजियोलॉजी की 5 दिन की क्लास होने के बाद उसी का टेस्ट होगा। उससे आपको ये पता चलेगा कि हाँ 5 दिन में मुझे कुछ गेन हुआ है या नहीं हुआ। इसी तरह जैसे 3 सब्जेक्ट हो जाते हैं, 3 सब्जेक्ट होने के बाद उन तीनों सब्जेक्टों का मिनी मॉक टेस्ट लेते हैं। जैसे पैथो, फिजियो, फार्मा, तीनों सब्जेक्ट हैं, तीनों सब्जेक्ट हो गए, तीनों का मिनी मॉक टेस्ट कंबाइंड टेस्ट लेते हैं। इसमें क्या होता है कि ये सिर्फ यूनिक मैं DPGI के लिए कह रहा हूँ, मैं ये कह रहा हूँ कि आप खुद तैयारी भी करते हो ना, उसमें ये ऐसे कंबाइन करके टेस्ट दिया करो। उससे ये होगा कि एक सब्जेक्ट जैसे आपको पता हो कि आपका सर्जरी का टेस्ट है या फिर आपके साइकेट्री का टेस्ट, तो एक सब्जेक्ट तो आप वो रट के चले जाओगे, लेकिन 2-3 सब्जेक्ट एक साथ आ जाएगी। जैसे माइक्रो और पैथो दोनों आपका सब्जेक्ट एक साथ टेस्ट ले लिया जाए, तो जो चीज़ें रटी हुई है वो चीज़ें आप नहीं कर पाओगे। अगर जो चीज़ों का आपको कॉन्सेप्ट क्लियर है वो चीज़ें आप आराम से कर पाओगे। इसीलिए जो मिनी मॉक टेस्ट होते हैं वो लिए जा रहे हैं DPGI में। और DPGI में मिनी मॉक टेस्ट के बाद में आपके जितने भी सारे सब्जेक्ट हो, एक बार जैसे अभी स्टार्ट हुआ था और जितना इन्होंने प्रॉमिस किया था उसी प्रॉमिस पे ही खड़े उतरे, और इन्होंने बोला था कि हम 2.5 महीने में कोर्स करवा देंगे। सो अभी कोर्स ऑलमोस्ट पूरा हो चुका है। आज की डेट में देखें तो आज की डेट 13 अक्टूबर है और 2-3 दिन की क्लासें और बची। 15 अक्टूबर तक का प्रॉमिस था कि 15 अक्टूबर तक आपकी 19 सब्जेक्ट पूरे करवा देंगे, और वही हुआ है कि पूरे सिलेबस हो गया। और इसके एक बार जैसे सिलेबस हो जाता है, इनको ये प्रोसेस रहता है कि हमारा आज सिलेबस हो गया, तो इसके बाद रैपिड रिवीजन स्टार्ट करवाते हैं। रैपिड रिवीजन सेम फैकल्टी करवाती है, ये सबसे बेस्ट रहता है। जैसे आपकी कोई भी सब्जेक्ट आप कर रहे हो, जैसे आजम सर से आपने एनाटॉमी की, और उसके बाद में आप उनका रैपिड रिवीजन आजम सर से ना करके किसी और से टीचर से कर रहे हो, तो उस टाइम ये होता है कि आजम सर ने जो कॉन्सेप्ट दिए हैं वो कॉन्सेप्ट आपने घर जाके रिवीजन किए थे, वो कॉन्सेप्ट अपने दिमाग में बिठा रखे हैं। अब कोई अगर आपको रैपिड रिवीजन करवा रहा है एग्ज़ाम से जस्ट टाइम पहले, तो और उन्होंने कुछ अगर कॉन्सेप्ट चेंज कर दिया, तो आपके दिमाग के अंदर 2-4 कॉन्सेप्ट एक साथ बैठ जाएंगे, तो वो बिल्कुल आपके लिए सही नहीं होगा। क्योंकि उसमें कॉन्सेप्ट अगर आपके क्लियर नहीं रहे, जो आपके ट्रिकें हैं वो चीज़ें क्लियर नहीं रही, तो एग्ज़ाम के अंदर आप क्या 1 मिनट के क्वेश्चन में वो सारी चीज़ें दिमाग में क्लिक होगी और उसमें आपको ये चीज़ें प्रॉब्लम में आएगी। इसके बाद में अगर आपको बात करूं, जब ये एक बार पूरा सिलेबस हो जाता है, इसके बाद में इनकी सिलेबस की एग्ज़ाम टेस्ट लिए जाते हैं और मॉक टेस्ट लेते हैं CPT फॉर्मेट पे, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट में सारा कुछ लिया जाता है। तो उसमें जैसे एग्ज़ाम का पैटर्न होता है, सेम पैटर्न से क्वेश्चंस दिए जाते हैं, उसी पैटर्न से आपको एग्ज़ाम में बुलाया जाता है। जैसे आपके 7 बजे का कॉल रहता है एग्ज़ाम का और 9 बजे से एग्ज़ाम स्टार्ट होता है, तो वैसे DPGI में
CBT फॉर्मेट के मॉक टेस्ट मुझे बहुत अच्छे लगे थे। और जब इनके जो ये कर रहे हैं ऑनलाइन टेस्ट सीरीज़, तो ऑनलाइन टेस्ट सीरीज़ भी अच्छी है। इसके अलावा इसके साथ अगर बात करें हम कि आपकी प्रिपरेशन कैसे करनी है, तो प्रिपरेशन के लिए जैसे आपकी जब आप बैठे हो, जहाँ आपकी लाइब्रेरी में आपकी कहीं भी सीट हो, आप जहाँ बैठे हो तो आपके कम से कम आप जैसे आपके 170 दिन बचे हैं एग्ज़ाम के, तो एग्ज़ाम के लिए पूरा आप ये डिटेल बना लो कि 170 का एक पूरा ऐसा चार्ट बना लो। मैं ये चार्ट आपको दिखा दूँगा। ये चार्ट बना लिया, इसमें आपके आज देख लो, सामने चिपका दो। जैसे आपके आज का दिन गया, चलो आपने पढ़ा है नहीं पढ़ा है, जो कुछ भी कहे उसको काट दो आप। क्या आज जैसे 170 तो 170 काट लिया, 169 168 ऐसे एक दिन काट दिया। तो ये जैसे आपका एक दिन भी अगर वेस्ट गया तो आपको लगेगा कि यार मेरा दिन पूरा वेस्ट चला गया और मैं पढ़ नहीं पाया, और 150 दिन ही बचे हैं, 100 दिन ही बचे हैं। तो वो एक टेंशन होनी चाहिए, माइंड फ्रेश रखो, लेकिन इतनी टेंशन जरूर, ज़्यादा टेंशन भी नहीं लो कि एग्ज़ाम है, पास नहीं हुआ तो क्या होगा, ये वो कुछ नहीं होगा। अटैम्प्ट डजेंट मैटर, कितने अटैम्प्ट हुए ये एक बार क्लियर हो गए तो कोई नहीं पूछेगा कि आप कितने अटैम्प्ट में हो। मैं इंटर्न कर रहा हूँ, मेरे साथ जो इंटर्न कर रहे हैं वो कोई फर्स्ट अटैम्प्ट में आए, 5 अटैम्प्ट में आए, किसी को नहीं पता कौन से, वो मेरे से अच्छे कर रहे हैं। अब ये नहीं है कि किसी ने फर्स्ट अटैम्प्ट निकाल लिया तो वो ज़्यादा अच्छा ही प्रैक्टिस करेगा, नहीं, ज़रूरी नहीं। जो 5 बार में आए उनको ज़्यादा नॉलेज हो। किसी की किस्मत कब काम आती है, जब आपकी 80% प्रिपरेशन हो, 80% आपकी कम से कम मेहनत लगी हो, फिर 20% किस्मत काम आ जाती है। लेकिन आपकी अगर 80% भी तैयारी ना हो, फिर मुश्किल है, फिर आपकी ये चीज़ें नहीं हो पाएगी कि नहीं मेरी किस्मत ने आगे मेरे इतने नंबर आए। आपके अगर 120 से 150 के बीच में मार्क आ रहे हैं तो उसमें आपकी सिर्फ ये कमी रह रही है, तो उस टाइम आप ये ढूंढो कि मेरी कमी कहाँ क्या रह रही है मेरी। क्योंकि जब इनके किसी के नंबर जैसे 145 149 तक भी रह रहे हैं तो उन्हें कि थोड़ी बहुत की कमी, कहीं रिवीजन की, कहीं MCQs की, तो ये चीज़ें की कमी रहती है। तो ये चीज़ें आप अपनी सुधार लो पहले से। और जैसे आप बैठे हो तो फर्स्ट डे से, जैसे आज मैं बैठा हूँ तैयारी करने के लिए, तो फर्स्ट डे से मैंने एग्ज़ाम लिखा और पूरा लिखा और ये मैंने पूरा चिपका दिया। तो इसमें क्या हो, इसमें लिख लिया मैंने कि 19 सब्जेक्ट हैं, और 19 सब्जेक्ट मुझे जैसे आप प्री प्लेडर से कर रहे हो, DPGI से कर रहे हो, कहीं से भी करो, मटेरियल हर जगह सेम होता है। आप एक बार जो मटेरियल उठा लो उसके बाद उसको चेंज मत करो। आपने अगर 2 सालों से जो चीज़ों की तैयारी कर रहे हो उसमें अगर आपके नंबर नहीं आ रहे हैं या फिर आपके क्वेश्चंस नहीं हो पा रहे हैं तो आप ज़रूर उसको चेंज करो। उसका जो आप वे ऑफ स्टडी है उसको चेंज करो, ना कि पूरा मटेरियल चेंज कर दो। इसमें जैसे आपने 19 सब्जेक्ट आपने लिख लिए कि मुझे ये DPGI के मेन क्लासों से ये करने, इसका रेपिटेशन यहाँ से करना है, इसके MCQs यहाँ से करना है, ये सारी चीज़ें आपने लिख ली। ये चाहे सारी चीज़ें लिखने के बाद आप फिर ये कर लो कि जैसे 19 सब्जेक्ट है, साथ में मार्क लगा लो, उनके मार्क्स लिख लो कि कितने मार्क्स के हैं। कि जो सब्जेक्ट की ये सर्जरी है 30 नंबर की है, 33 नंबर की मेडिसिन है, तो ये लिख लिया। जैसे सर्जरी हो गई टिक लगा लो उसके ऊपर। आपके मेन कोर्स से हो गई, उसके क्वेश्चन हो गए तो फिर उस पर टिक लगा लो। आपके फिर देखो आपका रैपिड रिवीजन में हो गया, रिवीजन के लिए कौन सी सब्जेक्ट बची हुई है, ये एक बार आपके एग्ज़ाम से 20 दिन पहले तक आप सब कुछ क्लियर कर लो। MCQ आप हर दिन लगाओ। जैसे आज पूरा दिन है आपके, अगर जैसे क्लासें ले रही हो, जैसे 9 to 9 क्लासें चलती है मोस्ट ऑफ, तो मोस्ट 9 to 9 क्लास हो गई, जाके सो जाओ। मॉर्निंग में जल्दी उठ के बाकी जो भी प्रिपरेशन कर रहे हो वो करो। एक बार जैसे क्लासें पूरी हो जाए तो फिर तो आपकी 4 घंटे की रैपिड रिवीजन की क्लास होगी या चैंटिंग की क्लास होगी, वो भी 4-5 घंटे की। उसके बाद पूरा टाइम आपके पास रहता है, उसका खुद का टाइम बनाओ। अब मैं अपना एक्सपीरियंस बता रहा हूँ कि मैंने कैसे तैयारी की थी। मैं ये नहीं कहूँगा कि मेरा वाला पूरा सेम पैटर्न फॉलो करो, लेकिन अपनी कुछ तो बना के तैयार करो कि हाँ मुझे इससे वे में तैयारी करनी है। तो ये चार्ट बनाने से फ़ायदा आपका ये होगा कि एग्ज़ाम से जस्ट पहले आपको ये चीज़ याद नहीं करनी पड़ेगी कि हाँ, मैं आपको ये बता रहा था कि कुछ तो अपना ऐसा कुछ तैयार कर लो ताकि उससे आपको एग्ज़ाम से जस्ट पहले ये लगता है कि हाँ मैं ये कर लूँ, वो कर लूँ, यहाँ से ये पढ़ लूँ, यहाँ से चैंटिंग कर लूँ, यहाँ से क्वेश्चन कर लूँ,
उन सर के रिपीटेशन कर लूँ, यूट्यूब पर ये लाइव सेशन देख लूँ, ऐसा कुछ मत करो। आप सब कुछ डे फर्स्ट से क्लियर रखो कि आपको कहाँ से क्या तैयारी करनी है। अगर आप कहीं से चैंटिंग कर रहे हो, उन्हीं की चैंटिंग जैसे आपने आधी देखी उसके बाद कहीं और का रिपीटेशन देख रहे हो, ऐसा आप नोट्स चेंज मत करो। अगर प्रिपलेटर की जैसे सोनू सर से ले रखी तो सोनू सर उसमें कोई टेंशन, जैसे DPJ में है तो DPJ में सोनू पनवार सर ही पढ़ाते हैं। OBG आपने जैसे पर्सनवीर सर से पढ़ रखी है तो DPJ दिल्ली और DPJ जयपुर दोनों जगह पर्सनवीर सर ही पढ़ा रहे हैं। तो इनमें ये है कि आपके नोट्स चेंज नहीं होगी मैक्सिमम फैकल्टी, और उसके अलावा बाकी जो कुछ फैकल्टी, सारी फैकल्टी भी कहीं की बेस्ट नहीं हो, तो इसीलिए उसके अलावा जैसे आजिम सर है जो प्रिपलेटर नहीं पढ़ाते, लेकिन आजिम सर आज के टाइम में एक ब्रांड है। आजिम सर है, अमन सेठी सर, जिनके नाम से बच्चे आते हैं कि मुझे अमन सेठी सर से पैथो पढ़नी है या मेडिसिन पढ़नी है। और जैसे अभी क्लास चल रही है तो अभी क्लास पूरी भरी हुई चल रही है अमन सेठी सर की क्लास, जिसके अंदर अप्रोक्स 400 बच्चे होंगे। आजिम सर की क्लास के लिए भीड़ आती है, 400 बच्चे होते हैं अप्रोक्स। तो क्यों आते हैं कि ताकि इनको सर जो भी पढ़ा रहे हैं सर की उन्होंने फीडबैक लिया है तो वो ये चीज़ें उनको मिल जाती है। मैं अगर अपनी यूनिवर्सिटी में अगर उस टाइम की बात करूं, जब मैंने फर्स्ट ईयर गया था उस टाइम मैं ये सारी चीज़ें ऐसे कुछ बोल नहीं पाता था। मैं बहुत ही शाई पर्सनैलिटी का था शुरू से, और आज भी हूँ, लेकिन अभी भी हूँ तो अभी यहाँ एक जगह बैठ के सारी बातें कर पा रहा हूँ। आगे हेजिटेशन होता है, हर किसी को होता है, उसमें कोई न्यू बात नहीं है, ये वक्त के साथ होता भी है और होना भी चाहिए। थोड़ी बहुत हेजिटेशन अगर आपको कुछ चीज़ों का होता है तो आप किसी से शेयर कीजिए। अगर आपको पढ़ने में कहीं प्रॉब्लम आ रही है तो आप किसी से शेयर कीजिए। अगर वहाँ आप जैसे आपको डॉक्टर सबा शरीफ जी लेके चले गए जो मेडिको इंटरनेशनल कंसल्टेंसी से, अगर आप जोधपुर में अगर आपको वो लेके जा रहे हैं, अगर आपको वो सेमी में लेके गए हैं या अस्ताना में लेके गए हैं, अलमाटी में लेके गए हैं, कारागंदा सिमकेंट या फिर ओक्टोबे वगैरह कहीं भी लेके गए हैं, अगर आपको वहाँ प्रॉब्लम आएगी जाते ही, अगर फर्स्ट ईयर में प्रॉब्लम आ रही है या फिर टिकट वगैरह में किसी भी चीज़ में प्रॉब्लम आ रही है, आप किसको बोलोगे? डॉक्टर सबा शरीफ को बोलोगे, क्योंकि आपको लेके तो वही गए ना डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। आप उन्हीं को बोलोगे कि सर हमें ये प्रॉब्लम आ रही है और आपने इन चीज़ों का सॉल्यूशन बताओ, तो वो हमेशा ऐसे रेडी रहते हैं हेल्प करने के लिए। तो इसी प्रकार जैसे मैं फर्स्ट ईयर में गया था, कई प्रॉब्लम आई थी, उस टाइम हमें सबा सर को कुछ कहने की भी ज़रूरत नहीं पड़ी थी, क्योंकि एक तो उन्होंने इतनी चीज़ें पहले प्रोवाइड कर दी थी, डॉक्यूमेंटेशन वगैरह भी सारा कुछ कर रखा था और सब कुछ A1 काम था, सब कुछ परफेक्ट काम था। उसके बाद में यूनिवर्सिटी जो ट्विटर आपको प्रोवाइड करवाती है एक ग्रुप के ऊपर, जैसे हम 12 था तो उस मैम का ये काम था कि उन्हें सिर्फ इन 12 लोगों को देखना होता है, इनके अलावा उसको वो उनको अपनी क्लास लेती है, हर किसी को पढ़ाती है, और उसके अलावा सिर्फ आपको कोई प्रॉब्लम आ रही है आप मैम को बोलो, मैम आपकी हेल्प करती है। मैम को आप 10 बजे बोलो, 12 बजे बोलो रात में, अगर आपको कोई भी जेन्युइन प्रॉब्लम है आपके साथ में वो हॉस्पिटल, अगर आपको कोई हॉस्पिटल की प्रॉब्लम आ जाती है, कहीं इमरजेंसी हो जाती है, तो मैम हॉस्पिटल तक साथ में चलती है। जैसे हमारे साथ में एक था, मेरा फ्रेंड था जिसको मतलब TB की प्रॉब्लम हो चुकी थी, जिससे पता नहीं था कि उन्हें TB है, तो रात में उसे कुछ प्रॉब्लम होने लगी। इसी प्रकार एक फ्रेंड था जिसको निमोनिया हो गया था, जिसको हमने रात को लगभग 3 बजे था, तो 3 बजे हम किसकी हेल्प लिए? हमने ट्विटर को कॉल किया और ट्विटर अपनी गाड़ी लेके आई थी और अपनी गाड़ी के अंदर उसको हॉस्पिटल लेके गए थे। बाकी वैसे कॉल करने पे तो एम्बुलेंस भी आ जाती, लेकिन वहाँ एम्बुलेंस से भी बात करने के लिए थोड़ा बहुत लैंग्वेज बैरियर आ ही जाता है, तो इसीलिए वो भी आपको प्रॉब्लम फेस नहीं करनी पड़े, इसलिए ट्विटर आ जाती है साथ में, और ट्विटर आती है और आपकी इतनी चीज़ें सीख जाते हो आप कि आप जैसे मार्केट जा रहे हो तो मार्केट में आप रशियन इतनी क्लासों से सीख जाते हो कि मार्केट में आपका काम चल जाए। और उसके अलावा कई तो हमारे साथ ऐसे थे जो रशियन के ज्ञाता बन गए थे, कुछ कजाक के ज्ञाता बन गए थे। उनका रीज़न ये था कि वो लोकल से ज़्यादा इंटरेक्ट होते थे, लोकल से आप जितना मिल रहे हो, और वहाँ की लोकल भी बहुत फ्रेंडली नेचर के होते हैं। ये सिर्फ जब मैं यहाँ से गया था तो मैंने भी यही सुना था कि मुस्लिम कंट्री है, क्योंकि मैं नहीं मानता ये हिंदू है, मुस्लिम है, ये क्रिश्चियन है, या फिर ये इस जात का है, उस जात का है। मैं ये चीज़ें ना अभी मानता हूँ ना कभी पहले से मानता था, लेकिन एक घर वालों को ये डर रहता है कि नहीं वो मुस्लिम कंट्री में जा रहे हैं, मुस्लिम कंट्री ये मुस्लिम ये सारी जो एजेंट हैं वो मिसगाइड करते हैं, वो कंफ्यूज करते हैं, वो ये चीज़ें मार्केट में इसलिए फैलाते हैं क्योंकि जिस जगह वो अपने एडमिशन लेके जा रहे होते हैं वो कंट्री मुस्लिम नहीं होती है। तो उन्हें ये लग रहा है कि अगर ये बंदे वहाँ चले जाते हैं
तो किसी न किसी रूप से रोका जाए, इसलिए वो ये चीज़ें फैलाते हैं कि ये मुस्लिम कंट्री है, इसमें ऐसे क्राइम होते हैं, इसमें ये हो जाता है। तो घर वाले तो ओबियसली बातें डरेंगे, क्योंकि वो तो अपनी जान भेज रहे हैं। तो उन अपने जैसे बच्चे होंगे वो माँ बाप की हमेशा जान नहीं रहते, वो अपनी जान भेज रहे हैं वहाँ। लेकिन मैं बताऊँ कि हमें वहाँ आज दिन तक 5 साल जब निकाल के आते हैं, हमें कभी ऐसा नहीं लगा कि हम कहीं बाहर रह रहे हैं। वहाँ के इवन इतने हेल्पफुल पीपल थे और इतने अच्छे नेचर के थे कि वहाँ से आते हुए हमें ये था कि अरे यार अब वापस हमें इंडिया जाना पड़ रहा है। और कई लोग वहाँ ऐसे रुके भी हैं, जैसे डॉक्टर सबा शरीफ हैं, तो वो ऑलमोस्ट साल भर वहीं रहते हैं, अलग अलग यूनिवर्सिटी में घूमते रहते हैं। कुछ महीने जैसे सेमी में रह गए, फिर अक्तोबे, अस्ताना, अलमाटी, तो ये वैसे वो घूमते रहते हैं। तो अगर आपको कोई प्रॉब्लम आ रही तो वो भी, तो एक बार मैंने उनसे, जब वो सेकेंड ईयर में आ रहे थे, जब मैं वहाँ पहुँचा नहीं था, तो उस टाइम वो आते हुए ये चीज़ें भी लेके आए थे। कुछ अगर आपको घर से कुछ मंगाना हो तो वो चीज़ें घर से भी लेके ही आते हैं, क्योंकि हमें तो जाते हुए ज़्यादा सामान लेके जाना होता है, और उनके पास छोटा बैग होता है और एक बैग रहता है जिसके अंदर वो अपना, क्योंकि रात दिन वो आते जाते रहते थे, कुछ भी सामान भी मंगाओ। तो इसी तरह एक हेल्थ इमरजेंसी की वजह से हमें काफ़ी मेडिसिन थी, जो मेडिसिन थोड़ी वहाँ महंगी मिलती, तो मेडिसिन भी हमने मंगवाई थी, वो भी डॉक्टर साहब सिर्फ वहाँ से लेके आ गए थे सही सही। तो ये चीज़ें, छोटी छोटी चीज़ें जो अपने को लगती हैं, चाहे वो पढ़ाई में हो, चाहे हेल्प कहीं में हो, तो ये चीज़ें मैटर करती है। कितना भी बोलोगे ये चीज़ें मैटर नहीं करती, ये चीज़ें मैटर करती हैं। और मैं जो बता रहा था आपको कि फर्स्ट ईयर में था, उस टाइम हेजिटेट होता था। तो जैसे फर्स्ट ईयर में थे उस टाइम 1-2 ऐसे कोई प्रोग्राम के अंदर थोड़ा बहुत हिस्सा लिया। उसके बाद जब सेकेंड ईयर आ गया था, उस टाइम तक थोड़ा बहुत कॉन्फिडेंस बिल्ड हो गया था, और मन में ये था कि अभी जितना भी हेजिटेशन है उसको निकालने का टाइम है। अगर अभी नहीं कॉलेज लाइफ में आप अपने हेजिटेशन नहीं निकाल पाते तो फिर आगे आपको और ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। और मुझे अपनी लाइफ में आगे इतना कुछ बिल्ड करना था, इतना कुछ करना था, जिसके अंदर मुझे कॉन्फिडेंस की ज़रूरत रहेगी मैक्सिमम। और कॉन्फिडेंस के साथ में हेजिटेट अगर आप हो पा रहे हो तो आगे आप ये चीज़ें कहीं ना कहीं लाइफ में प्रॉब्लम फेस करोगे। तो इसीलिए जैसे फिर इवेंट होने लगे, तो वो इवेंट मैंने ऑर्गेनाइज करवाए थे वहीं। और मैं अपनी कॉलेज का बेस्ट एक्टिव स्टूडेंट भी रह चुका हूँ, और बेस्ट स्टूडेंट ऑफ द फॉरेन डिपार्टमेंट का भी सर्टिफिकेट मुझे मिल रखा है। और इसके साथ साथ में मैंने कई ओलंपियाड भी ऑर्गेनाइज करवाए थे, जैसे एनाटॉमी का, बायोकेम का, रशियन का, कजाक का। इवन कई कहते हैं कि कजाक लैंग्वेज या रशियन लैंग्वेज आप नहीं सीख सकते, तो मैं ये बताऊं कि वहाँ के लैंग्वेज का ओलंपियाड होता था, जो मैंने खुद ऑर्गेनाइज भी करवाया था। और उसके अलावा जब हमारा खुद का, जब हम थे थर्ड ईयर में, उस टाइम हमारा वहीं के कुछ इवेंट ग्रुप ने ऑर्गेनाइज करवाया था, तो उसके अंदर मैं कजाक के ओलंपियाड में फर्स्ट भी आ रखा हूँ, क्योंकि वहाँ की चीज़ें हमने सीख ली थी। तो कजाक इतनी अच्छी हो गई थी, रशियन इतनी अच्छी हो गई थी कि वहाँ की कजाक के और रशियन के ओलंपियाड तक में आप पार्ट लेके उनमें भी आप अपनी रैंक बना सकते हो। तो उसमें ये होता है कि जितने आप ज़्यादा वर्क करोगे, जितना आप सोशल वर्क करोगे, और सोशल वर्क भी ज़रूरी, सिर्फ यूँ नहीं वहाँ जाके पढ़ने में बैठ गए, तो सिर्फ पढ़ने से बैठने में अच्छी बात है, आप पढ़ने जा रहे हो पढ़ो, लेकिन पढ़ने के साथ में इन्जॉयमेंट भी ज़रूरी है। इन्जॉयमेंट के लिए कुछ लोग होते हैं जो गलत ट्रैक पे चले जाते हैं। गलत ट्रैक पे जाने से अच्छा है कि आप अपना वे क्लियर रखो। अगर आप, जैसे मैं था, वहाँ सारे नॉनवेज खाने वाले थे ऑलमोस्ट, जितने अगर जो भी कॉलेज में थे, चाहे हिंदू हो मुस्लिम, ऑलमोस्ट नॉनवेज वाले खूब थे। लेकिन आज तक मैंने नहीं खाया था, क्योंकि मुझे अपनी लिमिटेशन का पता था कि मुझे किस लिमिट तक रहना है। अगर आप अपनी लिमिट में रहोगे तो किसी की इतनी हिम्मत नहीं कि वो आपकी लिमिट का दायरा क्रॉस करके आपकी लिमिट वो काट सके। और उसके अलावा अगर मैं हॉस्टल की सेफ्टी की बात करूँ, जहाँ हमें लेके गए थे, तो हॉस्टल में सेफ्टी, गर्ल्स की सेफ्टी मुझे अच्छी लगी थी, क्योंकि मैंने कई जगह ये देखा था कि लड़के लड़कियाँ साथ में रह रहे हैं, या फिर एक बार यहाँ से लेके जाने के बाद किसी की कोई रेस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। लेकिन ऐसा नहीं था सेमी में। मैं ये बताऊँ कि हमारे जैसे 5 फ्लोर थे, जिनमें 5 फ्लोर गर्ल्स का था। गेट के अंदर एंट्री होते ही सामने रिसेप्शन होता था, राइट साइड में बॉयज़ का, लेफ्ट साइड में गर्ल्स की स्टेयर्स होती थी। तो गर्ल्स की स्टेयर की साइड में जो बॉयज़ की 4 फ्लोर है उनका गेट बंद, ये भी नाइंसाफ़ी हो रखी है हमारे साथ। और बॉयज़ की साइड से 5 फ्लोर का गेट बंद। तो मतलब ये अच्छी बात है कि गर्ल्स जो भी अपनी सिस्टर जा रही हैं, या कि किसी की जो भी आ रही हैं, वो
गर्ल्स अपनी सेफ्टी के पर्पस उनके पेरेंट्स अगर देखें तो उनका सेफ्टी पर्पस वो अच्छा रहेगा, क्योंकि अगर जब गर्ल्स हैं और हॉस्टल की निगरानी में रहते हैं, सारे सीसीटीवी कैमरे वगैरह लगे हुए हैं, उनकी निगरानी में रहते हैं, और हॉस्टल के अंदर आपकी एंट्री थी, हमारे आई कार्ड बने हुए थे हॉस्टल के लिए, जो अगर हम हॉस्टल से बाहर जा रहे हैं तो वो आई कार्ड हमें नीचे जमा करवा के जाने होते थे। नीचे हॉस्टल में आई कार्ड जमा करवा लिए, अगर आप हॉस्टल से बाहर रुक गए 10 बजे के बाद में तो आपके पेरेंट्स को इन्फॉर्म कर देंगे या फिर दूसरे यूनिवर्सिटी को इन्फॉर्म कर देते हैं कि ये बंदे रात में हॉस्टल में नहीं थे, तो उनके ऊपर पूरा प्लान पूछा जाएगा कि क्यों नहीं थे, कहाँ गए थे। रात में भी कॉल करके बोलेंगे कि आपके पास 10 मिनट है, तक आप आ जाओ, या फिर कहाँ हो, पूरा इंक्वायरी की जाती थी। उनका पर्पस ये होता था कि आपकी सेफ्टी, क्योंकि वहाँ उनकी जैसे टेकास का हॉस्टल था मुदस्सर का, सो सर के ने अपने रूल्स ऐसे इसीलिए इतने स्ट्रिक्ट बना रखे थे ताकि वो आपकी सेफ्टी के साथ, कभी भी अगर कोई भी बच्चा बाहर जा रहा है तो अगर आप बिल्कुल सीधे रास्ते जा रहे हो लेकिन अगला वाला कोई भी जैसे पिया हुआ है या फिर किसी बात से लड़ाई कर ले तो आप वहाँ के लिए फॉरेनर हो, आपको प्रॉब्लम हो सकती है, उनको कोई प्रॉब्लम मैक्सिमम नहीं होगी। तो इसीलिए आपको प्रॉब्लम नहीं, इसलिए रात में भी ऐसी चीज़ें ज़्यादा होती है, क्योंकि दिन में तो हर कोई रहते हैं, वैसे रात में भी नहीं होती, लेकिन सेफ्टी पर्पज़ फर्स्ट है, इसीलिए वो रात को 10 बजे के बाद में हॉस्टल के बाहर कोई अलाउ नहीं रखते थे। 10 बज गए हॉस्टल के अंदर आ जाओ, 10 से पहले पे। और अगर रात में किसी का कार्ड बच गया कि नीचे पड़ा हुआ है तो फिर वो आपको प्रॉब्लम आएगी, क्योंकि ये आपकी सेफ्टी पर्पज़ के लिए है, तो आपको ये चीज़ें मेंटेन करके चलना ही पड़ेगा। और जब मैं अगर बात करूँ, अगर वहाँ से आगे एक बार अगर आपने वहाँ से क्लियर कर लिया तो उसके बाद में अगर जब आप वहाँ आपने डिग्री ले ली तो उस टाइम अपने सारे डॉक्यूमेंट चेक करो, क्योंकि अगर वहाँ से डॉक्यूमेंट लेने के बाद जो डिग्री के बाद का जो प्रोसीजर होता है अपोस्टल वगैरह का, उन चीज़ों में अगर आपको खुद से कोई प्रॉब्लम आ रही हो तो उस टाइम एजेंट से संपर्क करने में कोई बुराई नहीं है, क्योंकि आपके जाके रहने का इतना खर्चा, रहने का खाने पीने का इतना खर्चा आ जाएगा कि आपको उतने में वो काम करवा देंगे। तो हमेशा ऐसा मतलब ये भी नहीं देखना चाहिए कि अपन किसी को पैसा दे रहे हैं, लेकिन पैसा देने के बाद अगर आपको डिग्री में कोई नाम की प्रॉब्लम आ गई, अपोस्टल में कोई अगर साइन बाकी रह गया या कोई स्टाम्प बाकी रह गया या कोई क्रमांक गलत लिखे गए या 12th की मार्कशीट के नंबर सही नहीं लिखे गए, या उसके बाद में आपकी कोई मिसिंग कोई डॉक्यूमेंट है, आपके 8 से 9 डॉक्यूमेंट आ रहे हैं जैसे, तो उनमें अगर कोई डॉक्यूमेंट मिसिंग है तो आपको यहाँ से इंडिया से वापस वहाँ जाके सारा कुछ करवाना होगा। अगर इंडिया में आने के बाद MC रजिस्ट्रेशन में अगर कोई प्रॉब्लम हो गई कि ये डॉक्यूमेंट सही नहीं है तो उसके बाद में उनकी जिम्मेदारी कि सर ये हमारा डॉक्यूमेंट गलत है, तो इसलिए ये चीज़ें सारी आप हमेशा ध्यान रखना आगे भी, कि जब भी आप करके आओ तो अपनी सारी चीज़ें चेक करो। अगर आपके आने के बाद वो भेज रहे हैं तो उन्हें पता है कि उनको रात दिन का काम है, जैसे हमारा काम ये डॉक्टर सोहिल सर हैं वहाँ, उन्होंने करवाया था, हमें पता था कि वो पैसे तो ले रहे हैं, लेकिन पैसे लेके अगर डिग्री के मामले में कहीं भी अटक जाओ तो एजेंट आपकी हेल्प करेंगे। उसके अलावा आप जिनको जैसे आपने हॉस्टल मैनेजमेंट अगर कोई देख रहे हैं या फिर हॉस्टल इंचार्ज है कोई है तो उनको देने से ये चीज़ों में बेनिफिट रहेगा कि आपको आगे, क्योंकि नाम की प्रॉब्लम आ जाती है, क्योंकि रशियन में जो नाम लिखे जाते हैं और इंग्लिश में नाम लिखे जाते हैं उनमें प्रॉब्लम रहती है, तो कहीं नाम की मिस्टेक, क्योंकि जैसे मेरे नाम जो सिंगल वर्ड के नाम होते हैं या फिर जो एक ही नाम होते हैं जिनका सरनेम आगे पीछे नहीं होता है, या फिर किन्हीं के 4-5 सरनेम होते हैं जो पूरे लिख लेते हैं, तो उनमें ये आ जाती प्रॉब्लम। बाकी बताने के लिए आप कांटेक्ट कीजिए इसी में जो आपको मेडिको इंटरनेशनल कंसल्टेंसी के जो हेड हैं डॉक्टर सबा शरीफ, उनके नंबर मैं आपको दे दूंगा। बाकी अगर आपको मुझसे कुछ इंक्वायरी चाहिए हो इसके रिलेटेड या DPGI के रिलेटेड कोई इंक्वायरी हो तो मैं DPGI का पोस्टर और DPGI के नंबर, मेरे नंबर और इसके अलावा जो वेबसाइट है मेडिको इंटरनेशनल की वेबसाइट भी आपको प्रोवाइड करा दूंगा इसी के डिस्क्रिप्शन में, और इसी के पीछे पोस्टर में आपको दिख भी जाएंगे DPGI के भी, मेडिको इंटरनेशनल कंसल्टेंसी के भी, और मैं अगर मुझसे कोई इंक्वायरी हो तो मैं अपने भी डिटेल उसी में क्या डाल दूँगा। बिग थैंक्स टू डॉक्टर सबा शरीफ जिन्होंने मुझे इतना अच्छा मौका दिया कि मैं जाके MBBS करके आ गया और आज मैं इस एबिलिटी बैठा हूँ कि मैं किसी को ये कह सकूँ कि हाँ डॉक्टर सबा शरीफ
अच्छे पर्सन हैं और वो फ्रॉड नहीं करेंगे, क्योंकि उन्होंने अभी तक मेरी नज़र में किसी को ऐसा कुछ किया नहीं है। और इसके साथ में भी मैं उनको स्पेशल थैंक्स इसलिए देना चाहूँगा कि मेरे साथ ऐसे 2-3 बार हो गए थे यहाँ एडमिशन उसके बाद में मुझे जाके परफेक्ट जगह उन्होंने भेजा था सेमी। और बिग थैंक्स टू पेरेंट्स जिन्होंने मुझे भेजा, और क्योंकि उन्होंने हमेशा सपोर्ट किया। और पेरेंट्स का सपोर्ट हमेशा ही चाहिए होता है। अगर पेरेंट्स अगर आपके सपोर्ट ना करें तो बहुत प्रॉब्लम होती है। और कई पेरेंट्स इस डर से सपोर्ट नहीं करते कि क्या पता वहाँ जाने के बाद क्या हो। और इसके अलावा मैं आपको ये बता दूँ कि अगर किसी को परेशानी हो फाइनेंशियली तो आप लोन लेके भी वहाँ ये कर सकते हो। आप यहाँ से लोन पास करवा सकते हो कोई भी बैंक से। जैसे मेरा ICICI से था, उसके अलावा PNB से, ICICI से, HDFC से, SBI से, कोई भी बैंक से आप अपना लोन पास करवा सकते हो। वो सीधे डायरेक्ट आपके जितने भी लोन के पैसे होते हैं, यूनिवर्सिटी की जितनी भी फीस होती है वो डायरेक्ट यूनिवर्सिटी के अकाउंट में चली जाती है और आपको उनमें कभी कोई प्रॉब्लम नहीं आती। बाकी आपको जितने भी मेंटेनेंस या चार्ज वगैरह होते हैं वो आपको लीगली उनको दिखाने होते हैं और वो इतना चार्ज आपको पे करते रहते हैं, जिसके अंदर हॉस्टल फीस वगैरह सारा कुछ इंक्लूड होता है। और जब ये फर्स्ट टाइम लेके जाते हैं जितने भी वो चार्ज लेते हैं उसके अंदर आपकी फ्लाइट उसके और जाने का पूरा फ्लाइट होगी, ट्रेन होगी, जितने भी सारा प्रोसीजर हो गया वो सारा प्रोसीजर के साथ में आपका वीज़ा भी। और आगे कभी वीज़ा एक्सटेंशन में प्रॉब्लम आई तो भी आप एजेंट से वो हेल्प ले सकते हैं। और अगर डॉक्टर सबा से भी उन्होंने कभी किसी चीज़ की वजह से मना की नहीं है। और बिग थैंक्स टू पेरेंट्स। और जितने भी मेरे सीनियर्स रहे हैं, डॉक्टर महेश बिश्नोई, डॉक्टर सुभाष बिश्नोई, डॉक्टर सागर चारण, और जितने भी बाकी जितने सबके नाम लेने बैठूँगा तो इतने हेल्प के लिए जिन्होंने की है उन सबके नाम नहीं ले पाऊँगा, लेकिन जो हमेशा ही साथ रहे हैं और जो साथ थे फ्रेंड सर्किल में जो अभी कुछ जोधपुर से कर रहे हैं, डॉक्टर नवीन चौधरी, डॉक्टर निशांत बाल्मी, डॉक्टर मनीष डूडी, डॉक्टर शरण कुमार, ये सब जो थे, डॉक्टर सिद्धार्थ जोशी वगैरह, तो ये सारे मेरे इनके साथ ये सारे जो शबा शरीफ से भी कनेक्टेड थे क्योंकि उनके जानकार में हैं, उनके आसपास के हैं जहाँ उनकी जोधपुर में ऑफिस है उनके आसपास के हैं। तो ये सारे हमेशा से मेरे अच्छे दोस्त रहे और वहाँ उन्होंने भी बहुत हेल्प की। तो स्पेशल थैंक्स टू देम टू अकबोता में, लाइसा में, रोजा में, इन ये टीचर ऐसी थी वहाँ जिन्होंने हमेशा ही हेल्प इस नेचर के लिए एज ए मदर उन्होंने बहुत हेल्प की है। तो बिग थैंक्स टू देम, बिग थैंक्स टू सेमी इंस्टीट्यूट मेडिकल यूनिवर्सिटी जिन्होंने हमेशा से अच्छा रिजल्ट दिया है। और सेमी का रिजल्ट इस बार का देखें तो हमारे बैच में अप्रोक्स 50+ से इस बार में इसी जून अटेम्प्ट में क्लियर हुआ है। और इससे पहले जो एग्ज़ाम था उसमें भी अप्रोक्स 65+ से निकले थे। सो ये मत देखो कि आपको 15% है, 20% है, तैयारी हमेशा खुद की होती है, खुद को तैयारी करनी होती है। और वहाँ से तैयारी में आपको अगर कोई भी कमी रह जाए या फिर तैयारी ना हो पाए, किसी भी सब्जेक्ट में कोई दिक्कत आए तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं, डॉक्टर सबा शरीफ से कांटेक्ट कर सकते हैं, मैं उनका भी नंबर दे दूँगा। और आप एक बार अपनी डिग्री लेके आ जाओ या फिर वैकेशन में भी हो तो ये नहीं कि मैं MBBS जहाँ से मैं तैयार करके आऊँगा उसके बाद ही मैं ज्वाइन होऊंगा, ऐसा भी। आपकी कोचिंग जयपुर में भी है, DPGI जयपुर नाम से, प्रतापपुर शांगनगर में, और DPGI मेन ब्रांच दिल्ली में है जो डॉक्टर जसवंत जी यादव और प्रियंका मैम हैंडल कर रहे हैं। सो आप किसी भी टाइम उनसे भी कांटेक्ट कर सकते हैं। आप वैकेशन में भी आ सकते हैं, वैकेशन बैच भी ऐसे चलता है कि आपका पूरा सिलेबस अभी करवाएंगे, जब वापस आओगे तब भी आप पूरा आपके पास जितना टाइम है उतना टाइम दीजिए, आपसे उसके एक्स्ट्रा चार्ज नहीं लिए जाएंगे कि हाँ आपने अभी 4 सब्जेक्ट किए, 4 सब्जेक्ट अगली बार आ रहे हो तब कर रहे हो, ऐसा नहीं। आपको हर चीज़ें प्रोवाइड की जाएंगी, सारे नोट्स, सारे टेस्ट सीरीज और हर दिन की क्लास के नोट्स अलग से PDF बना के आपको शेयर किए जाते हैं। सो थैंक यू सो मच।